इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बण भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, अब धीरे धीरे ठंड बढ़ गई है और सुबह शाम की ठंड के साथ साथ एक दिन में भी भाई ठंडी हवा चला लगी। तो भाइयों, अपने जो डांगर ढोर है, अपना खुद का जो बचाव है, या हमारे जो टाबर है, छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी का ध्यान रखें। और ध्यान अगर जो हम रखते हैं तो साथियों, काम तो फिर जब होगी ना, तो फिर बीमार पड़ जाओगे। तो साथियों, इस सर्दी की जो दस्तक हो चुकी है, सर्दी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो फसल के लिए तो भाई सारे मौसम बहुत ज़रूरी है। अगर जो जाड़े नहीं पड़ेंगे तो भाई हमारे जो गेहूँ हैं जो हमने बो रखी है, उसका भाई फिर आग दाना किस तरह बनेगा। गाजर है, मूली है या अन्य दूसरी फसलें, भाई देखो मौसम कोई भी हो, सारे मौसम ना ज़रूर चाहिए और मौसम का हमने स्वागत करना चाहिए। और स्वागत हमने हर एक नए दिन का करना चाहिए, क्योंकि नए दिन पर हम एक नई यात्रा करते हैं और एक योजनाओं के साथ साथ हम इस देश को आगे बढ़ाते हैं। और तो भाई आज हमारी भी योजना के अंदर जो कार्यक्रम किसान वाणी है, उसमें भी भाई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आ रही है। और आज मनोरंजन तो हम करवाते ही हैं, साथ के साथ जो चर्चा का आज हमारा विषय रहेगा वो रहेगा कि जो व जई की काश्त के बारे में। और एक और भाई आज की नसीहत में आप बात करेंगे पशुओं का बाह्य परजीवियों से बचाव के बारे में, और कुछ जानकारी ज़रूर है मोटे अनाज के बारे में भी जो गतिविधियां हैं। तो सबसे पहले हम जो बात इसमें कर लेते कि जो एक जो उपयोगी फसल है, क्योंकि देखिए जो जब हरियाणा की बात करें तो तकरीबन देखो फसल तो होती है, लेकिन जो कम पानी की उपलब्धता और जो क्षारीय भूमि में केवल भाई जो की खेती है वह ही लाभकारी होती है। और जो की अच्छी उपज लेना ही हम ना भाई कम से कम 4 बात का तो अच्छी तरह इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बात क्या रखनी है उसका आप जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाइयों, इसके भाइयों और बहनों, इसमें जो बात हमने करनी है वो सही किस्म व शुद्ध बीज के बारे में हमने इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जो BH 393 होगा, BH 75 होगा, BG 25 होगा, ये कई किस्म हैं। तो इसका शुद्ध बीज हमने ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह BH 393 की हम बात कर लेते हैं, ये भाई सब तब बढ़िया पैदावार देने वाली जो हरियाणा के जो सिंचित क्षेत्रों में या समय की बिजाई के लिए या उन्नत किस्म से, और इस किस्म की जो गुणवत्ता है वह भाई बहुत ज़्यादा है, और इस कारण इसकी जो मांग भाई वह बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और किसी विशेष बीमारी या कीट का इस किस्म पर विपरीत प्रभाव नहीं पाया गया। और इस किस्म के जो पौधे भाई अगर जो बात करें तो इसकी जो पौधे हैं वो मध्यम ऊंचाई के और 120 से 122 दिन में भाई हमारी जो फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है। और BH 393 की जो औसत पैदावार की बात करते हैं भाई 20 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, और अधिकतम पैदावार 26 से 68 क्विंटल इसमें पाई गई है। और इसी तरह BH 75 की हम बात इसमें कर लेते हैं। इसके अंदर समय की बुआई यानी जो नवंबर के बीच में हमने करनी चाहिए। और जो सिंचित अवस्था के लिए अगर जो बात करें तो भाई इसकी दूसरी किस्म में मोल्ला रोग बीमारी और कीटों का विशेष विपरीत असर इस किस्म पर नहीं पाया गया। तो इस किस्म की जो औसत पैदावार है वो भाई 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। और बीज
जो बीजी 25 की बात करें या भाई समय की बुआई और सीमित सिंचाई व जो क्षारीय भूमि है उसके लिए बहुत बढ़िया है। और बीजी 105 की बात करें तो भाई 75 के लिए भाई यह बहुत बढ़िया है। और सी 138 एक और किस्म से है, या भाई वर्षा पर आधारित क्षेत्र में अगेती बिजाई के लिए भाई या उचित किस्म से। और शुद्ध बीज भाई हमने देखना चाहिए। और भाई जो मान्यता प्राप्त हो और तारीख भी हमने सारी चीज़ देखनी चाहिए। और भाई इसमें एक बात हम ज़रूर कहते हैं भाई, कुछ भी कृषि से संबंधित कोई भी सामान ले, चाहे बीज ले, चाहे खाद ले, चाहे कुछ भी ले, वह उसमें भाई एक पक्का बिल हमने ज़रूर लेना चाहिए। और आजकल तो भाइयों ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाई चांस कुछ हो जावे, भगवान न करे, तो भाई उसका आपने क्लेम भी ले सके, तो पक्का बिल हमारे द्वारा ज़रूर होना चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी बिजाई की। भाई टाइम कौन सा बढ़िया रहेगा? देखो इसके अंदर जो खरीफ की जो फसल काटने के बाद जो 2 या 3 जुताई करके इसने भाई नवंबर के महीने में जो कि बिजाई करनी चाहिए। जो अगेती बिजाई भाई, अगेती की जब हम बात करें तो अक्टूबर माह के आखिरी हफ्ते में। और जो पछेती की बात करें तो भाई पिछेती भाई 15 दिसंबर तक जनवरी के पहले हफ्ते तक हमने करनी चाहिए। और जो कि बिजाई पोरा या फिर सीड ड्रिल द्वारा हमने कतारों में ही करनी चाहिए, ये भी ज़रूर ध्यान रखें। और समय की जो सिंचित बिजाई के लिए भाई कतारा के बीच की जो दूरी की बात करें तो भाई 22 सेंटीमीटर तक। और देर से बोई जाने वाली बारानी क्षेत्र में 18 सेंटीमीटर इसमें रखनी चाहिए। और बीज की जब हम बात करते हैं तो 7 सेंटीमीटर गहराई पर इसमें डालना चाहिए। इन बातों का हमने विशेष ध्यान रखना चाहिए। और बारानी क्षेत्रों में बीज की जो मात्रा है वो 30 किलोग्राम प्रति एकड़, सिंचित क्षेत्र में 35 किलोग्राम प्रति एकड़। और भाई पछेती बुआई तय हमने 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ इसमें रखना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। और अब बात आप कर लेते हैं बीज उपचार की। देखो जो बीज बोने से पहले जो उपचारित हमने ज़रूर करना चाहिए। इस तय हमने प्रति किलोग्राम भाई बीज न 2 ग्राम एमिसोन, जिसने हमें PMA भी कह दिया करें, और 2 ग्राम वीटावैक्स या फिर बाविस्टिन का इसमें प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो कि जो फसल पर आने वाली जो मुख्य बीमारी है भाई काफ़ी हद तक इसमें छुटकारा मिल जाएगा। और दीमक प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें बीज का जो उपचार भाई 600 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC या फिर 600 मिलीलीटर फार्मोथियान 25 EC या फिर इसकी जगह भाई 600 मिलीलीटर इसमें हमें ये जो फार्मोथियान ले सका है। और किसी एक दवाई का भाई इसमें तय पानी में भाई 12.5 लीटर 12.5 यानी कि इसमें घोल बनाकर और बुआई तय 1 दिन पहले इसमें भाई बीज उपचारित करें। और यो मात्रा है भाई 100 किलोग्राम बीज के लिए काफ़ी से। और इब बात कर लेते हैं भाई जो प्रमुख हम बात कर रहे हैं इसकी अच्छी उपज लेने तक, जो कि खाद और पानी और खरपतवार की हम बात कर लेते हैं। और आमतौर पर जो में प्रति एकड़ हमने जो 24 किलोग्राम नाइट्रोजन है वो 12 किलोग्राम फास्फोरस और 6 किलोग्राम पोटाश की सिफारिश इसमें करते हैं। और फास्फोरस पोटाश व आधी नाइट्रोजन बुआई के टाइम खेत में डालें। और जो भाई बच जावे उसमें आधी नाइट्रोजन पहली सिंचाई के बाद देवे। और जो असिंचित क्षेत्र में भाई केवल 12 किलोग्राम नाइट्रोजन और 6 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ डालें। और भैया जो सारी मात्रा बुआई के टाइम पर ही खेत में डालें। और जो सिंचित क्षेत्रों में पहला पानी बुआई के लगभग 40 दिन बाद और दूसरे पानी की जब हम बात करें तो भाई इसमें लगभग 80 दिन की अवस्था में हमने लगाना चाहिए। और जो पछेती बुआई जिन प्रगतिशील किसान बहन भैया ने भाई पछेती बुआई की होता है भाई इसका तीसरा जो पानी है वो पौधों में दाना बनने की अवस्था में लगा हुआ है। और अगर जो फसल में खरपतवार होता है एक निराई गुड़ाई इसमें कर देनी चाहिए। और कटाई ठीक टाइम पर करें। और देर करने तक भाई जो बाड़े है वो नीचे गिर जाती है और प्रति हेक्टेयर उपज कम मिलता है। तो जो एक नई किस्म BH 902 भी है या भाई उत्तर पश्चिम मैदानी भाग के लिए इसमें भाई सिफारिश करते हैं। और इसका जो बीज है वो अगले साल किसानों को जिस तरह ये उपलब्ध इसमें होता है तो इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और भाई कोई भी कार्य हो आप कोई भी खेती करते हो भाई जो नज़दीकी आपका जो
जानकारी है डॉक्टरों से लेनी चाहिए हमने, जो फसल अधिकारी है, और उनके माध्यम से भाई आप कृषि अधिकारी जितने भी हैं उनसे आप महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, भाई सरकारी दफ्तर हर एक कस्बे में ज़िले में है, एडीओ भी भाई गामा में सर्वे करे, सारी बात हम उनसे जानकारी लेकर हम इसको आगे बढ़ा सकते। तो साथियों, बात हमने करी थी जो कि एक उपयोगी फसल है, और अब थोड़ा टाइम सो हो गया मनोरंजन का, और मनोरंजन के बाद हम एक नई जो आज की नसीहत के बारे में भी बात करेंगे, और या जो रागनी सुनते हैं भाई गुलाब सिंह और साथियों द्वारा है, वो जोगे बात रहने दो, ये सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। सपने में ससुराल डगर जा बांध का सापा खाती छप्पन में हो रहा था अपने दिखे दीवे सस्ते गाम के गोरे पहुंच गया फिर गुजर ला गया रस्ते श्यामी ते मेरा साला आ गया न्यू बाज ककरी नमस्ते फिर बैठक के माँ पहुंच गए हम दोनों हंसते हंसते और साल है पानी भर के लाई साल है पानी भर के लाई नू अदा दिखाएगी पट्टी सपने में बिछाई साले ने मेरी खाट बिछाई कर दिया दोस्त निराला काट के जूती बैठ गया मैं खाट का देख बेचारा ईंधीदार गिलास दूध का मोटा कर गया साला दूर परी की नजर पड़ी मैं खाके पड़ा त्योहारा और दूध में मीठा कम लग गया मन दूध में मीठा कम लग गया खान की मारी फाकी सपने में
भाई रोटियां खातिर आया बुलावन, रोटियां खातिर आया बुलावन, नाई तावड़ करके सासू बैठ जमावन लगी, जड़ में रोटी धर के फिर गाल दिया जी बूरा में साड़ी ने आगे फिर के, और सहज सहज में लग गया खावन थोड़ा थोड़ा डर के, सहज सहज में लग गया खावन थोड़ा थोड़ा, और ठेकिया पछे झांक रही थी, ठेकिया पछे झांक रही, वानी वानी पुतक चाखी, सपने में ससुराल निकल गया बांध के साफा खाती, और के पूछोगे साड़ी आगे के लकड़ की करगी हेरा फेरी, ऊट मटीला मेरा करगी, ऊट मटीलावा मेरा करगी, चाल चले हथ फेरी, जूती ठाके न्यो बोली में बहु बनूंगी तेरी, जूती ठाके न्यो पड़े काटनी, मेरे संग कन पड़े काटनी, खेती खड़ी थी पट्टी, सपने में। तो साथियों ये सपने का जिक्र था और गुलाब सिंह और साथियों द्वारा था कि वो जोगे बात रहने दो, और भाई भी ससुराल बाहर घूमकर जो सपने का जो जिक्र है उससे के असली ज़िंदगी में भी आ जाते हैं, और मौसम की ज़रूर बात कर लेते हैं। और भाई आज का जो अधिकतम तापमान के बारे में बात करें तो मौसम विशेषज्ञ है डॉक्टर ममता से, उनसे सुनते हैं भाई क्या मौसम है आज का। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 80 और 35% रही। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 28 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में हल्की गिरावट आने, आसमान साफ रहने, हवा की गति सामान्य रहने के साथ कहीं कहीं पर हल्की धुंध आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। तो किसान भाइयों जैसे कि मौसम खुश्क रहने का अनुमान है, आप अपने खेतों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई व छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद। तो साथियों ये तो बात कर ली हमने मौसम की, और मौसम के बाद अब हम बात कर लेते हैं भाई जो कल प्रायोजित होने वाले जो कार्यक्रम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और कल रविवार, और रविवार को हम जो कार्यक्रम लेकर आते हैं, कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारेगी, तो ज़रूर सुनिए ये विशेष कार्यक्रम। और सोमवार को भाई जो चर्चा हम किसान वाणी में बात करेंगे, जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा तिलहनी फसल सरसों की देखभाल के बारे में। और सोमवार को जो आज की नसीहत के अंदर हम बात करेंगे भैंसों में खनिजों की कमी से होने वाले रोग, और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी हम लेकर आई है प्राकृतिक कृषि पर, जो रस चूसक फल और तना छेदक नियंत्रण के लिए निमास्त्र कैसे बनाएं और उपयोग के बारे में हम बात करेंगे। और भाई ये तीनों महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप कार्यक्रम किसान वाणी में ज़रूर सुनिए सोमवार को। और अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे विषय है, जो दूसरा हमारा
इसमें आज की नसीहत में हम बात करेंगे भाई पशु का बाह्य परजीवियों से बचाव, क्योंकि देखो जो बाह्य परजीवी है भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फैल जाते हैं और इसके अंदर हमने जो परजीवी जो उपचार है, क्योंकि देखिए अगर जो इसका देखभाल ना रखेंगे तो भाई जो दूध की कमी इसमें ज़रूर रह जाती है। और भारत देश दूध उत्पादन में कई सालों से भाई विश्व में प्रथम स्थान पर है, लेकिन हमारे जो देश में प्रति पशु उत्पादकता बहुत ज़्यादा न्यून है। तो किसी भी पशु की उत्पादकता को कायम रखने के लिए उसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और पशु के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता पर जीवाणु जनित, विषाणु जनित और भाई कवक जनित रोगों के अतिरिक्त जो परजीवी जनित रोगों का भी इसमें अत्यधिक प्रभाव इसमें पड़ता है। और ये बाह्य परजीवी पशुओं को भाई कमज़ोर कर देते हैं। कई प्रकार की जो हीमोप्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारियों से पशु में प्रवेश करा देते हैं, जिससे कि उनकी उत्पादकता काफ़ी कम हो जाती है। और अगर भाई टाइम पर हमने इसका ध्यान ना रखा, भाई समुचित इसमें उपचार ना कराए तो भाई पशुओं की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो इसका जो बाह्य परजीवी है इसका ज़रूर ध्यान रखें। और बाह्य परजीवी में भाई इसमें अगर जो टाइम रहते उपचार ना कराए तो भाई पशुपालकों को बहुत ही इसमें ज़्यादा आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। लेकिन समय अनुसार हमने इसका पालन कर लेना चाहिए। और पशुओं में बाह्य परजीवी द्वारा उत्पन्न होने वाले जो रोग है वो भाई मुख्यतः 4 प्रकार के। एक तो कलीली, जिसने हम किलनी भी कह दिया कर, जो छोटे पशुओं के शरीर पर पाए जाने वाले जो बाह्य परजीवी में, जिसने हम चीचड़े कह दिया करे। और सबसे अधिक नुकसानदायक होते हैं, ये शरीर के कई जगहों पर भाई गोल अंडाकार चपटे कई तरह के टिक्स चिपके रहते हैं। और इनके अंतर्गत आने वाले जो परजीवी मुख्यतः ऑटोबियस है, एक्सोडिस है या डर्मोकेंटर है, हीमोफाइलेसिस है, इसमें बहुत है। और चमड़ी की ऊपरी सतह पर शरीर के अंदर अनेक प्रकार की भाई बीमारियां फैलती है। और अधिक टाइम तक रहने पर शरीर तक भाई ये खून चूसते रहते हैं और त्वचा पर चिपके रहने तक भाई घाव भी बना देते हैं, जिससे ये भाई द्वितीयक जो जीवाणु है वो संक्रमण भी हो सकता है। और भाई इसमें इसका ज़रूर हमने ध्यान रखना चाहिए। और भाई एक अध्ययन के अनुसार एक मादा जो कलीली है या लगभग 0.5 से 2.0 मिलीलीटर रक्त एक दिन में चूस लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप भाई पशु शीघ्र ही रक्ताप्लाह के कारण कमज़ोर और अनुपयोगी हो जाता है। तो इसका ज़रूर इसमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह एक माइट और है भाई, इस माइट के अंदर कहते आने वाले जो परजीवी मुख्यतः सार्कोप्टिस डेमोटैक्स होते हैं। और इनका आकार बहुत छोटा होता है, जो आधा मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं। लेकिन कुछ रक्त चूसने वाले जो माइट रक्त चूस कर कई मिलीमीटर बड़े हो जाते हैं और त्वचा की गहराई में सुरंगें बनाकर अंदर रहने वाले ये माइट चर्म रोगों के अलावा कई अन्य परेशानी भी पैदा कर देती है। और ये भाई मुख्य रूप से ये खाज के लिए भाई जिम्मेदार होते हैं। भाई कई बार पशु हम देखते खुजाते रहते हैं, तो बीमारी इसके लक्षण हो सकते हैं। और यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो वो जो त्वचा पर सुरंगें बनाकर रहते हैं, और दूसरे वो जो त्वचा के ऊपरी सतह पर रहने वाले होते हैं। तो लक्षण सामान्यतः कान पर, भाई मुंह पर, पैरों पर और पूंछ पर पाए जाते हैं। और इनके कारण शरीर के ये जो भाग है इसमें खुजली, बेचैनी, लाल चकने और बाल झड़ने की समस्या पशुओं में आ जाती है। और भाई लक्षण है इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और परजीवियों के कारण पशु पूर्ण रूप से कमज़ोर हो जाता है और उत्पादन क्षमता घट जाती है। और भाई बीमारी ज़्यादा रहने तक भाई इसकी मृत्यु हो जाती है। और कलीली और माइट से बचाव के उपाय अगर जो बताता है, इसमें आइवरोमैक्टिव 0.2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के भार के हिसाब से अंत चमड़ी के द्वारा दिया जाना चाहिए। और इसी तरह प्रति जैविक औषधि भी साथ में देना चाहिए। कैलोमेल और बीटाडिन लोशन को समान मात्रा में मिलाकर प्रभावित स्थान पर दिन में 2 से 3 बार लगाना चाहिए। और भाई ये उपाय के बाद अगर जो जुए और लीक की भी बात इसमें कर लेते हैं, और पशुओं की त्वचा पर अन्य बड़े परिजीवियों के अलावा छोटी बड़ी जुए भी पाई जाती है। यह पशुओं का भाई खून में लीफ चूसती है। और इसके अंतर्गत बोविकोला, क्रैपी, लाइनोगनेथेक्स इसमें ये आते हैं। और इन लक्षणों में सामान्यतः खुजली, भाई लाल चकत्ते और खून की कमी हो जाती है। और इसमें भाई इसके बचाव के लिए आवर्मैक्टिन या का इंजेक्शन चमड़ी के द्वारा 0.2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से देना चाहिए। और इसी तरह भाई मक्खी और उनके लार्वा की बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः न्यूसीलिया और कैलिफोरा नामक मक्खी आती है, जिन्हें
ग्रीन बॉटल फ्लाई और ब्लू बॉटल फ्लाई के नाम से भी इसमें जानते हैं। तो इन बीमारियों के उपचार के लिए भाई इसमें तारपीन के तेल को घाव में भर देना चाहिए और कुछ समय पर कीड़ों को या फिर मैक्स को चिमटी की सहायता से निकाल देना चाहिए। तो भाई ये बाह्य परजीवियों से बचाव इसके सामान्य उपाय भी है। पशुओं को बाड़े में प्रतिदिन भाई सुबह शाम इसमें सफाई रखनी चाहिए। सप्ताह में 2 बार सफ़ेद या छिड़काव पशुओं के बाड़े में करना चाहिए। पशुओं को भाई स्वस्थ, पौष्टिक और खनिज युक्त आहार देना चाहिए और एक ही स्थान पर ज़्यादा पशुओं को नहीं रखना चाहिए। पशुओं के बच्चों को उनकी माताओं से जल्दी ही अलग कर देना चाहिए, क्योंकि कम उम्र में बच्चों को संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है। तो भाई कुछ उपाय है, मेन तो क्या है, इसमें साफ़ सफाई इसमें ज़रूर रखनी चाहिए। और भाई एक आज बात कर लेते हैं इसमें कि भाई मोटे अनाज के बारे में, क्योंकि देखो जो मोटे अनाज की जो गतिविधि है वो बहुत अच्छी तरह फैल रही है और भारत में भाई समारोह भी हुए हैं। और मोटा जो बाजरा भाई एक विश्व स्तर पर मोटे अनाज के लिए 2023 चुना गया है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए और जो बाजरे का उत्पादन होगा तो भाई देश मजबूत होगा और विश्व के अंदर ये अपनी मजबूती के साथ हम कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, ये हमने कुछ ज़रूरी टिप्स हमने ज़रूर रखने चाहिए और समय के अनुसार हमने चलना चाहिए। और सरकार केंद्र हो चाहे हमारी प्रदेश सरकार हो, भाई कृषि क्षेत्र के लिए हमेशा दिन रात हम किसानों के लिए आगे बढ़ रही है और समय समय पर सारी गतिविधियां इसको ध्यान में रखते, चाहे वो कोई बीमारी हो चाहे बड़े स्तर पर क्यों ना, जिस तरह चमड़ी का गाय का रोग था उसमें भी सरकार ने भी भाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों, आज के अंक में इतना ही। एक उम्मीद करते हैं जो हमने बातचीत करी उसको अमल में लाकर हम देश को मजबूत बनाएंगे। और सारे बाण भाइयों ने राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।